हाय, लेट्स स्टार्ट विद इनएक्टिव एंड डोमेंट कंपनी। तो इनएक्टिव और डोमेंट कंपनी का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 455 सबसेक्शन 1। तो 455 सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर इनएक्टिव और डोमेंट कंपनी को डिफाइन करा गया है। और ये इनएक्टिव कंपनी और डोमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन or has not made any significant accounting transaction, has not filed financial statement or return during the last 2 financial year। अब कहने का मतलब है इनएक्टिव कंपनी कौन सी कंपनी है। सपोज आपने कोई कंपनी बनाई, ठीक है, और वो कंपनी पिछले 2 साल के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, कोई भी किसी तरीके की लेन देन, किसी तरीके की प्रोडक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, इकोनॉमी को भी चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ट्रांजैक्शन। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो कंपनी के अंदर होती है ट्रांजैक्शन। जब तक ये कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा, कंपनी पैसा कहाँ से कमाएगी, कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो रिटर्न में क्या भरेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाएगी। यही सब चीज़ें जो हमें यहाँ समझनी है। तो इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी है जो पिछले 2 सालों में, हाँ जी, पिछले 2 सालों में लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से जो मार्च तक का साल होता है उसको फाइनेंशियल कहते हैं, और जो जैन से लेकर दिसंबर तक होता है उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी कंपनी ने अपना कोई भी बिजनेस ऑपरेशन कैरी नहीं किया है और कोई भी सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई ट्रांजैक्शन, बड़ी कोई ट्रांजैक्शन, मटेरियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हुआ है, ना कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फाइल करी है। तो भैया जब बिजनेस हुआ ही नहीं, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो ये 3 बातें अगर हैं, क्या आपने कैरी नहीं करा कोई बिजनेस, नॉट कैरिंग कंपनी कोई बिजनेस कैरी नहीं करती, सेकंड चीज़ को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती, तीसरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटर्न फाइल नहीं करती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट द वर्ड इज एंड, दोनों चीज़ें कोई नहीं फाइल करती, इन दैट केस उस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोला जाएगा। अब किसी कंपनी को ये पता लग गया कि हम इनएक्टिव हैं तो वो कंपनी क्या कर सकती है, रजिस्ट्रार के पास जाएगी और रजिस्ट्रार के पास जाके बोलेगी सर मेरी पिछले 2 सालों में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, मेरी कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, प्लीज़ मेरी कंपनी को डोमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरी कंपनी डोमेंट कंपनी बन जाए। और डोमेंट कंपनी बनने पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें जिनसे कंपनी बच जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बात यहाँ समझ लीजिए कि डोमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी बन सकती है, पब्लिक कंपनी भी बन सकती है, ओपीसी भी बन सकती है। डोमेंट कंपनी की सिचुएशन आ गई है जहाँ वो कंपनी इनएक्टिव बन गई है और ये इन कारणों से इनएक्टिव बन गई है जो सेक्शन नंबर 455 सबसेक्शन 1 के अंदर डिफाइंड है, जो अभी हमने पढ़ा है। अब ये प्रोसेस क्या इनएक्टिव से डोमेंट बनने का, मेरा यह कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इनएक्टिव और डोमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। इनएक्टिव क्या है, कंपनी आपकी एक सिचुएशन पहली होती है जिसमें आपकी कंपनी इनएक्टिव वाले वो सारे सिम्टम दिखाती है कि कंपनी की कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ऑपरेशंस नहीं है, दो सालों में पिछले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, वो इनएक्टिव कंपनी बन जाती है। फिर वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करती है और रजिस्ट्रार फाइनली उसको डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे, ये पूरा प्रोसेस है और ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर डिफाइंड है। करीबन 5 तरीके के फॉर्म्स हैं इसके अंदर, 1 से लेके 5 तक, जिन फॉर्म्स का नाम है MSC1, MSC2, MSC3, MSC4 एंड MSC5। तो ये 5 तरीके के फॉर्म्स कवर होते हैं रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर। कौन से, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, ये हमें बताते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स की में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है, पूरा प्रोसेस क्या होगा, ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर डिफाइंड है। तो MSC1 क्या बता रहा है, MSC1 ये बताता है कि सबसे पहले जब आपको पता लगा आपकी कंपनी इनएक्टिव कंपनी बन गई है तो आप क्या करोगे, आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे। तो आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो रजिस्ट्रार के पास जाओगे, क्या करोगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे। एप्लीकेशन जो फाइल करोगे उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, MSC1, वो MSC1 फॉर्म। तो ऑब्टेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। उस एप्लीकेशन, उस फॉर्म का नाम होगा MSC1। अब यहाँ से MSC1 फाइल करने के बाद रजिस्टर आपकी कंडीशन को समझेगा और रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट दे देगा, जी हाँ आपकी कंपनी जो है वो फाइनली एक डोरमेंट कंपनी है और जिस
से वो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट बेसिकली फॉर्म नंबर होगा MSc2। तो MSc1 से MSc2 की जर्नी बड़ी क्लियर है। आपकी कंपनी इनएक्टिव बनी, आपने एप्लीकेशन फाइल जो करी MSc1 के थ्रू, रजिस्ट्रार ने जो अपनी अप्रूवल दी सर्टिफिकेट थ्रू, डेट इज MSc2। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बीच में आएगी वो आएगी MSc3। MSc3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि MSc3 है जो सारी बातें बताएगी आपके रजिस्ट्रार को कि सच में क्या आपकी कंपनी इनएक्टिव है, उसको डोरमेंट बन जाना चाहिए। वो कैसे? क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं रजिस्ट्रार को। आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑथेंटिकेट कराते हैं, ठीक है, अटेस्ट कराते हैं, ड्यूली ऑडिटेड कराते हैं और उसको किसको दे के आते हैं? रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो ये MSc3 फॉर्म के थ्रू होता है और ये 30 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ती है जिस दिन से आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म है। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द रजिस्ट्रार आपको 30 दिन के अंदर जाना पड़ता है MSc3 लेके कि हाँ मेरी ये कंडीशन है सर, ये मेरी फाइनेंशियल अभी कंपनी की पोजीशन है और ये मेरे अकाउंट जो है वो ऑडिटेड है बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आगे अगला फॉर्म आता है, मान लीजिए आपकी कंपनी में काम चालू हो चुका है और आपको लगता है कि मेरी कंपनी अब डोरमेंट से हट के एक्टिव हो चुकी है, तो एक्टिव का स्टेटस मुझे चाहिए, मुझे इनएक्टिव का स्टेटस हटाना है, अपनी कंपनी के ऊपर से डोरमेंट का टैग हटाना है। तो आप क्या करेंगे? आपकी नींद खुली और आपने देखा कि आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस ऑपरेशन बढ़ चुका है, इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन रही हैं और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल आपने एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिए हैं और उनको ऑडिटेड करा दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब आपकी नींद टूटी और आप पहुंच गए रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार के पास पहुंचते ही रजिस्ट्रार ने क्या बोला कि जाओ MSc4 फॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन लेके आओ। तो अब आप स्टेटस दोबारा सीख किस पे करोगे? MSc4 के ऊपर कि हाँ आप एक फीस दोगे और साथ में MSc3 भी दोगे। MSc3 क्यों दोगे? अरे पता कहाँ से लगेगा दोस्तों? पता तो तभी लगेगा जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट MSc3 जो अभी हमने ऊपर देखा है। तो MSc4 के साथ MSc3 ऑटोमेटिकली जाएगा, एक फीस आपकी वो आपसे रजिस्ट्रार लेगा और फिर रजिस्ट्रार इसके बाद MSc5 में आपको दोबारा से एक्टिव कंपनी का स्टेटस जो है अलाउ कर देगा। तो दोस्तों MSc1 से क्या हुआ था, MSc5 की जर्नी ध्यान से यहाँ देखेंगे। MSc1 में मैंने आपको क्या समझाया? MSc1 के अंदर आपको समझ आया कि आपकी कंपनी इनएक्टिव हो चुकी है। सर इनएक्टिव क्यों हुई? 455 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको क्या बातें बताई? 3 बातें मैंने बोली थी। ऑपरेशन नहीं हो रहे, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी मैंने, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी मैंने। तो इस केस में भी क्या होगा? पिछले 2 सालों की, 2 फाइनेंशियल ईयर की तो मैं कंपनी इनएक्टिव बन गई। मैं पहुंच गया रजिस्ट्रार के पास MSc1 फॉर्म में लेके, MSc2 में उसने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, फिर MSc3 भी मुझे देना पड़ा। क्यों? उसके अंदर ऑडिटेड करानी है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक कराने के लिए। तो MSc3 भी मैंने जमा कराया विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये मेरे एक टाइम लिमिट है। फिर MSc4 में दोबारा से मैंने कंपनी को एक्टिव बनाने की बात रखी। MSc5 में रजिस्ट्रार ने मेरी बात को सुन लिया और मेरी कंपनी को सर्टिफिकेट दे दिया दोबारा से एक्टिव कंपनी का, ठीक है। पर इसके बीच में एक जो बात ध्यान रखेंगे वो ये बात ध्यान रखेंगे जो है नोट में समझाइए कि मान लीजिए लगातार 5 साल तक आपकी कंपनी के पास डोरमेंट कंपनी का टैग है, आप कुछ कर ही नहीं रहे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, डोरमेंट कंपनी लेके आप मजे ले रहे हैं। उस केस में क्या होगा? रजिस्ट्रार 5 साल लगातार होने के बाद आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा फ्रॉम द नेम ऑफ दी, कहां से? रजिस्टर ऑफ कंपनी से आपका नाम कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कर देगा। स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी आफ्टर 4-5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अगर आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी रहती है तो आप ज़्यादा टाइम मजे नहीं ले सकते, आपका जो है सारा का सारा जो कंपनी का नाम है, सारा नाम आपका रजिस्टर ऑफ कंपनी से रजिस्ट्रार जो है ऐसे पूरा काट देगा मेरे भाई। तो इसलिए एक बात ध्यान रखेंगे, अगर लगातार 5 साल आपकी कंपनी डोरमेंट रहती है तो रजिस्ट्रार आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। तो एक और पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन नंबर 206, सेक्शन नंबर 206। अब सेक्शन नंबर 206 के अंदर क्या है? मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी ने डोरमेंट कंपनी का टैग ले लिया, ठीक है, और रजिस्ट्रार ने उसको बोल दिया जी आप डोरमेंट कंपनी, पर अंदर ही अंदर वो कंपनी क्या करती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो
ट्रांजैक्शंस कर रही है, बिजनेस बढ़िया कर रही है, पर टैग जो लेके बैठी है वो डोरमेंट का लेके बैठी है। डोरमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आगे पढ़ेंगे, जो कुछ डोरमेंट कंपनी को बेनिफिट्स मिले हैं वो उसका मजा ले रही है, और साथ के साथ वो अपना काम भी कर रही है, और ऊपर से दिखा रही है कि मैं लाचार, मैं डोरमेंट कंपनी, मेरे यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं है। अगर ये चीज़ रजिस्ट्रार को पता लग गई तो रजिस्ट्रार आपका नाम रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी से हटा देगा। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रार के पास रीज़न टू बिलीव हो, ना कि वो अपने ओपिनियन पे कोई रख दे कोई बात। तो अगर ये रजिस्ट्रार का अपना पर्सनल ओपिनियन तो नहीं, बट रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, एक मेरे पास फैक्ट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार अगर रीज़न टू बिलीव है रजिस्ट्रार के पास, वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद रजिस्टर अगर प्रूफ कर देगा कि हाँ यार आपकी कंपनी जो थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है काम कर रही थी, बट डोरमेंट का टैग लेके बैठी थी, तो आपका नाम वो रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी से हटा देगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं कवर करूंगा यहाँ पे, कि डोरमेंट कंपनी जैसे मैंने बताया प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, ओपीसी भी हो सकती है। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डोरमेंट कंपनी के अंदर होंगे जी? पब्लिक कंपनी के केस में 3, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और ओपीसी केस में 1। तो डोरमेंट कंपनी अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो पब्लिक कंपनी डोरमेंट बने तो 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर, ओपीसी तो 1 डायरेक्टर। ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स प्रोविजन यहाँ नॉट एप्लीकेबल है। एक बार कंपनी डोरमेंट बन गई तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कोई पॉइंट आता ही नहीं। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी के केस में, ओपीसी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की यहाँ जरूरत नहीं होती, ना रोटेशन ऑफ ऑडिटर की कोई जरूरत है। आगे बोर्ड मीटिंग की बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्मॉल कंपनी में हमने चीज पढ़ी थी, कि बोर्ड मीटिंग के बारे में वो क्या बोलता है कि आपको हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करनी है। मतलब पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर आपको पूरे साल में कितनी करनी है? पूरे कैलेंडर ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग होगी, पर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो नॉट लेस देन 90 डेज। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मतलब बोर्ड मीटिंग जो बोल रहा है यहाँ, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 6 महीने में एक बार बस। ठीक है। मतलब साल में 2 बार, और दोनों मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो ये, इफ कंपनी हैज नॉट ऑब्टेन स्टेटस एज 455, मतलब अगर कंपनी इनएक्टिव है बट उसने स्टेटस नहीं लिया, मतलब कंपनी ने काम छुपा दिया, उसको डोरमेंट का स्टेटस चाहिए नहीं था, बट कंपनी के अंदर क्या है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो नहीं रही। ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ना एनुअल रिटर्न्स कुछ फाइल नहीं कर रही, कंपनी क्लियर छुपा रही है और कंपनी को छुपाते टाइम हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में दोस्तों अगर रजिस्ट्रार ने पकड़ लिया, अगर रजिस्ट्रार ने इस चीज को पकड़ लिया तो रजिस्ट्रार रिमूव कर देगा कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 248। तो ये बात हम याद रखेंगे कि अगर कंपनी अगर डोरमेंट की कगार पे है, इनएक्टिव है और आरओसी को नहीं बताती, रजिस्ट्रार को नहीं बताती, तो सेक्शन नंबर 248 के हिसाब से कंपनी का नाम रिमूव हो जाएगा जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी से। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये था जो पूरा हमारा इनएक्टिव और डोरमेंट कंपनी का। ठीक है। ये पूरी क्लास हमारी इनएक्टिव और डोरमेंट कंपनी पे थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। बस आपको क्या बात ध्यान रखनी है, सेक्शन 445 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन करा गया इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी बनने के बाद वो बनती है डोरमेंट। ठीक है। डोरमेंट कंपनी बन जाती है जब हम एप्लीकेशन और अच्छा फॉर्म्स की बात याद रखेंगे, 1 से लेके 5 तक की मैंने बात करी थी, MSc 1 2 3 4 5 जो यहाँ हमने डिस्कस करें। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपके ये की पॉइंट्स।